Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In this video, we will discuss Indian polity and strategy to cover this Indian polity section for this UPSC EPFO exam. Friends, as we all know that किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, एक टाइम फ्रेम होता है और कौन कौन से टॉपिक हमको ज्यादा फोकस से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही सारी बातें आपसे करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको लेके चलने हैं और उन पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, इंडियन पॉलिटी के लिए बुक्स तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि लक्ष्मीकांत जो है वो सबसे अच्छी किताब है, लेकिन लक्ष्मीकांत एक बहुत मोटी किताब है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए और पिछले साल यूपीएससी ने या जो भी उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है उसने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस वीडियो में हम पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उन सारे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी से देखते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स। सबसे पहले तो मैंने इसको सेक्शन वाइज डिटेल अपनी एक एनालिसिस की है। इस एनालिसिस से आप लोगों को बेनिफिट होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी सेक्शन। देखिए, लास्ट जो 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें दो क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर सेक्शन ऑफ पॉलिटी से लिए गए थे। अभी मैं आपको उसके क्वेश्चंस को दिखाऊंगा अगली स्लाइड में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर फंडामेंटल राइट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हमको पढ़ते रहना चाहिए और ये एक किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट फॉर दिस ईपीएफओ एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी और जहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को रखा गया है, फंडामेंटल राइट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें से आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया और एक क्वेश्चन था लोकल गवर्नमेंट से और एक क्वेश्चन था प्रीएम्बल से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों कितने हुए? 7 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम दिस इंडियन पॉलिटी सेक्शन। अब बात आती है कि इस टोटल पेपर में ये 7 नंबर का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन 7 नंबर को कवर करने के लिए, देखिए मैं ये बात नहीं बोलता कि 7 नंबर से ही 7 क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन 10 भी हो जाएं, बट 7 to 10 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है ये हम डिसाइड करेंगे पिछले साल के आने वाले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, लक्ष्मीकांत जो है एक बहुत ही बड़ी किताब है, 700-800 पेजेस की बुक है। अगर आप इन 800 पेजेस को लेके शुरू करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो टॉपिक है, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। बात होती है अब जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एज रहेगी कि वो इस तरह के टॉपिक्स को जल्दी कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर जो लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने इस टॉपिक को अभी तक टच नहीं किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि वो फोकस करके पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर ज्यादा ध्यान दें। तो अब पिछले साल के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए, ओसीआई हम सब जानते हैं कि ओसीआई और पीओआई जो सिटीजन्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कंडीशंस दी हैं, पर आप खुद अपना अंदाजा लगाइए कि व्हाई दिस ओसीआई वाज चूजन
एज अ क्वेश्चन बाय यूपीएससी इन 2017। इसका रीजन क्या है दोस्तों, उसने करंट को कवर किया था 2016 से लेके। अगर आप गूगल मारेंगे इस चीज को तो उसमें आपको क्लियरली शो करेगा कि ओसीआई को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक स्टेटमेंट जारी किया था। तो उस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान में रखें और करंट सेक्शन को ध्यान में रखें तो उस टाइम के करंट पोर्शन से क्वेश्चन उठाया गया था। तो सबसे मेरा जो इस क्वेश्चन को उस चीज से कोरिलेट करने का जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमें करंट अफेयर्स जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एक्ट अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं उनको नजर में रख के चलना पड़ेगा। तो ये 2017 में क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो उस बेसिस पर यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को फोकस किया और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर के अंदर डाला था। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं है, कोई डायमेंशंस नहीं है। आप 50 किताब पढ़िए, 100 किताब पढ़िए, अदरवाइज आप अपने एरिया को फोकस नहीं करेंगे, अपनी डायमेंशंस को लिमिटेड नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक को कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज भी करना है। तो सोच लीजिए कितनी मेहनत करनी है। तो डायमेंशंस को कम से कम एक विद इन फ्रेमवर्क अपने चारों तरफ फेंसिंग लगा के आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, एन ओसीआई इज एट पार विद एनआरआई इन ऑल मैटर। अब गूगल मारना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि रिसेंटली उस टाइम इसमें ओसीआई वाले सब्जेक्ट में चेंजेस किए गए थे। इनको जो ओसीआई थे उनको एनआरआई के बराबर हक देने की बात उस टाइम की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया था यूपीएससी ने इन ईपीएफओ एग्जाम। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि वी कैन नॉट फॉलो जो यूपीएससी फॉलो करता है, बट एक ट्रेंड है, एक पार्ट है, एक पाथ है जिसको आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो यहां से हमें क्या मिला कि एक्ट्स ज्यादा नहीं है दोस्तों, 15-20 पन्ने के होंगे। अमेंडमेंट्स जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर किए हैं, 15-20 पन्ने के नोट्स बनाओ। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 2 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। ये 2016 में आया था और हमारा पेपर कब हुआ था, 2017 में। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि कुछ एक्ट आया, कुछ चेंज किया, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पुटअप कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले इसके ऑप्शन देख रहे थे। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट, बोथ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर एनरोलमेंट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर enrollment and authentication, and it is the responsibility of the unique identification authority to ensure the security of identity of individuals। इसका आंसर था दोस्तों 37 का आंसर है ए। Only citizens of India are entitled for enrollment under this act। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन उस टाइम के इस चेंज इस एक्ट में से लिया गया और कुछ कंडीशंस को डिफाइन किया, एक क्वेश्चन बना के पुटअप कर दिया। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन रखें वो इन सारी चीजों को फोकस करते हुए रखें, एक फ्लो में, एक पाथ में ना पड़े। अपने आप को चेक करते रहे बीच बीच में कि हाँ किस तरह की पढ़ाई करनी है, कौन से एक्ट से आ सकता है क्वेश्चन। तो ये दोनों एक्ट उस टाइम में बड़े इंपॉर्टेंट थे और दोनों में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके हिसाब से यूपीएससी ने इसको यहाँ पे पुटअप किया। अब एक क्वेश्चन देखिए, अब ये तो सारे क्वेश्चन वो तो आपके करंट के क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन है जो उसने लक्ष्मीकांत बुक या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो वहां से लिए। फोर्स्ड लेबर और बेगार इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर आप बताएं, आर्टिकल 23। तो ये कहां से आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है फंडामेंटल राइट से। तो वो फंडामेंटल राइट तो ना आप रट डालो, पढ़ डालो, छोड़ना ही नहीं है। अब यहां पर आप एक चीज कह सकते हो कि ये जो एग्जाम हुआ था ईपीएफओ, ये कुछ लेबर और वर्कर से रिलेटेड है, तो उसमें अंदाजा लगाया कि फोर्स लेबर पर कौन से उसमें दिया है, इसे पूछ सकते हैं। बट ये है कि इस तरह का दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर। बट फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ना है और उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जस्ट लाइक चाइल्ड प्रोहिबिशन के रिलेटेड
कौन सा फंडामेंटल राइट जो है चाइल्ड प्रोविजन को रोकता है, इस तरह का क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चाइल्ड प्रोविजन को रोकने के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है वो इस पर एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, हिस्टोरिकल है। आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहीं कहीं ये चीजें कवर हो जाती हैं, और अगर आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी पार्ट में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बट ये है कि ये टॉपिक आया था पिछली बार और इस पर उन्होंने क्वेश्चन भी फ्रेम करके दिया है। तो 39 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। इसका आंसर है दोस्तों डी। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ, देखिए नॉट करेक्ट बोला है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो क्लॉज था ये गलत था उसके लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बट ये है कि हाँ सबसे बड़ी चीज है हमको याद रखना कि हम इनको याद कैसे रखेंगे। अगला क्वेश्चन थे दोनों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में डिफरेंस को लेकर पूछा गया है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका जो उसका फ्रंट पेज जहां से कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज शुरू होती हैं तो उसमें एक डायग्राम दिया गया, दोनों में आपको दोनों की बॉडीज बता दी गई है। तो वहां अगर आपने उसको उतना भी पढ़ लिया तो आप इस क्वेश्चन को लगा जाएंगे। बट इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बिकॉज ये जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको एक एक्ट के थ्रू लेके आया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, उसने पूछ लिया सिंपल लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट से इसने क्वेश्चन पूछा, किसको लेके? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 परमिट सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ग्राम सभा। एक्चुअली जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उस टाइम ग्राम सभा और एनवायरमेंट को लेके काफी चर्चा हुई थी 2016-17 में। तो ये हो सकता है कि उससे दिमाग में इससे क्वेश्चन आ गया हो, ग्राम सभा को लेकर इसने इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया हो। बट हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करके चलना है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी कवर करना है। ओके, अब देखते हैं अगला। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन था दोस्तों, द प्रोविजन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड अंडर 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका पूछा गया है डीपीएसपी से। डीपीएसपी में अगर आप डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो डीपीएसपी के अंदर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को लेकर पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है कि आप इस क्वेश्चन को इंडियन पॉलिटी के अंदर भी काउंट कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने यहाँ बताया है, अपने वीडियोस में भी बताया है, और हमारे जो कोचिंग मटेरियल है उसमें भी हमने बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सब्जेक्ट है, उन दोनों के आपस में कोरिलेशन क्या है, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से सेक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूज होते हैं। तो वहां से अगर पढ़ के कोई इस क्वेश्चन को लगाना चाहेगा तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। अदरवाइज आप बीपीएससी पढ़ेंगे तब भी आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो पिछले साल आए थे। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बता दिया, ये मेरी तरफ से। आप चाहें तो इसमें एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं टॉपिक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 5.5 मंथ, 5.5 महीने रह गए हैं। 5.5 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। क्योंकि दोस्तों जो मैं जानता हूँ 40 कह रहा हूँ, अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो सीमाएं हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करो इन टॉपिक्स पर। मुझे लगता है कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करने से आप कम से कम आपको 75 to 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप इनसे ही लगा ले जाओगे। बाकी यूपीएससी की मर्जी, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना,
प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट इनके शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। इसमें मैंने अगली लाइन पे मैं आपको बताऊंगा, मैंने और भी टॉपिक्स में ऐड किए हैं। देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर्स, हाई कोर्ट, पंचायत राज, जिस पर एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, म्युनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो जरूरी पढ़ लेना। इसके अलावा दोस्तों करंट में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी नया एक्ट गवर्नमेंट ने अगर लॉन्च किया हो तो प्लीज उस पर जरूर फोकस करना, क्योंकि उस पर मैंने आपको दिखाया कि 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे और 2 to 3 क्वेश्चन आप मिल सकते हो। देखो दोस्तों, 15 से 20 पन्ने के अंदर से अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, अगर आप इन 15 से 20 पन्ने को रिवाइज कर करके बार बार पढ़ लोगे तो आप सोचो 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अदरवाइज आप ऐसे कैजुअली पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि 2 में से आप 1 ही लगा पाओ और 2 आप जिस कॉन्फिडेंस से लगा रहे हो वो गलत कर दें, और जो आपने 1 लगाया वो भी आपका गलत हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 15 से 20 पन्ने में इसको कवर करो और रिवाइज कर करके इन सारे टॉपिक्स को आप फटाफट से कवर करो। 7 क्वेश्चन थे, 7 में 2 करंट में थे, 5 नॉर्मल थे, तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं कवर। अदरवाइज मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बता दिए, इनसे बाहर 80 to 85% ये कवर करके ले जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को कैसे कवर किया जाए। सो दोस्तों, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए।